बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। सलाहुद्दीन ने फौरन ही अमीर इज़ुद्दीन को उस मखसूस कमरे में तलब कर लिया जहां ये तल्ख और नागवार गुफ्तगू हो रही थी। अमीर इज़ुद्दीन कमरे में दाखिल हुआ और खलीफा अज़ीद को सलाम करके खड़ा हो गया। अमीर इज़ुद्दीन, तुम खलीफतुल मुस्लिमीन को बताओ कि शावर ने कत्ल होने से पहले क्या कहा था। यूसुफ ने इज़ुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, मैं शावर से पूरी तरह मालूमात हासिल करना चाहता था कि हुकूमत के किन किन शोबों पर उसके असरात हैं और उसके वफादार कहाँ कहाँ हैं। अमीर इज़ुद्दीन ने बसद एहतराम अर्ज किया, मगर आपकी वजह से मेरा काम नामुकम्मल रह गया। मेरी वजह से? खलीफा अज़ीज ने हैरान होकर कहा। अब गुस्से की जगह हैरत ने ले ली थी। आपने शावर के कत्ल कराने में बहुत उजलत की। अमीर इज़ुद्दीन के लहजे में एहतराम के साथ शिकायत का रंग भी मौजूद था। आप बार बार शावर के कत्ल का मुतालबा कर रहे थे। मैंने आपके हुक्म से मजबूर होकर उस गद्दार की गर्दन उड़ा दी और सर को तश्त में सजाकर आपके हजूर में पेश कर दिया। लेकिन मरने से पहले उस मिल्लत फरोश ने बड़ी खौफनाक बात कही थी। ये सुनकर खलीफा अज़ीद घबरा गया और अपनी नशिस्त पर खड़ा हो गया। मजबूरन सलाहुद्दीन को भी एहतरामन उठना पड़ा। तुम बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? जल्दी बताओ कि उस जमीर फरोश ने मरने से पहले क्या कहा था। खलीफा अज़ीद की आवाज से खौफ और गुस्सा दोनों नुमाया थे। शावर ने कत्ल होने से पहले कहा था कि खलीफतुल मुस्लिमीन को मेरी मौत से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अमीर इज़ुद्दीन ने इंकशाफ करते हुए कहा। मैंने उसकी वजह पूछी तो शावर ने जवाब दिया कि मेरे बहुत से आदमी खलीफा के वफादारों की सफ में शामिल हैं। मेरे मरने के बाद मौका मिलते ही वो अमीरुल मोमिनीन को कत्ल कर देंगे। मैं शावर की बात सुनकर सन्नाटे में आ गया। अमीर इज़ुद्दीन ने किसी कदर परेशान लहजे में कहा। खलीफा अज़ीद के खौफ में मजीद इजाफा हो गया था। जब मैंने अपनी शमशीर बेनियाम की और अपना हाथ फिजा में बुलंद किया तो शावर बहुत जोर से चीखा, अगर खलीफतुल मुस्लिमीन मेरे जुर्म की माफी का ऐलान करें और मुझे मिस्र से जाने की इजाजत दे दें तो मैं उन सारे गद्दारों के नाम बता सकता हूँ। मैंने शावर की चीख सुनकर अपना उठा हुआ हाथ रोक लिया और शावर से कहा, पहले तो उन गद्दारों के नाम बता दे, फिर तेरी पेशकश पर गौर किया जा सकता है। शावर ने जवाबन कहा, अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। पहले मेरे और खलीफतुल मुस्लिमीन के दरमियान जां बख्शी का मुआहिदा तय पाएगा, फिर मैं अपने आदमियों के नाम बताऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उनके नाम बता दूं और बाद में उन लोगों के साथ मुझे भी कत्ल कर दिया जाए। मैंने शावर की पेशकश पर कई जावियों से गौर किया। वो झूठ बोलकर अपनी जान भी बचा सकता था। अमीर इज़ुद्दीन ने तशवीशनाक लहजे में कहा। फिर एक बार ख्याल आया कि उसे आपकी अदालत में पेश कर दिया जाए ताकि हमें उन फितना गरों से निजात मिल जाए जो जेरे जमीन चले गए हैं। अभी मैं उसी कश्मकश में था कि आपका आखिरी हुक्म आ गया कि बिला ताखीर शावर का सर काटकर खलीफतुल मुस्लिमीन के हजूर में पेश कर दिया जाए, वरना यह समझा जाएगा कि हम लोग जानबूझकर हुक्म अदूली कर रहे हैं और गद्दारे वतन को पनाह दे रहे हैं। मजबूरन मैंने शावर की शदीद इल्तिजाओं के बावजूद उसे कत्ल कर दिया। खलीफा अज़ीद अब बहुत ज्यादा खौफजदा नजर आ रहा था। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? उसने अमीर इज़ुद्दीन को मुखातिब करके इंतहाई झुंझलाहट के लहजे में कहा। वक्त गुजर जाने के बाद इस कदर खौफनाक साजिश की निशानदही कर रहे हो। अभी वक्त गुजरा नहीं है खलीफतुल मुस्लिमीन, अमीर इज़ुद्दीन ने मुअद्दबाना अर्ज किया, इसीलिए पेशबंदी के तौर पर ये तब्दीलियां की जा रही हैं। खलीफा अज़ीद खामोश हो गया। उसके चेहरे से जाहिर हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। फिर तवील सकूत के बाद वो अपने वजीर आजम सलाहुद्दीन से मुखातिब हुआ। इन तब्दीलियों से क्या फर्क पड़ेगा? क्या तुम शावर के हम नवाओं को तलाश कर सकोगे? खलीफा अज़ीद अब भी एक अनजाने खौफ से मुतासिर नजर आ रहा था। मुमकिन है कि तवील तहकीक और जुस्तजू के बाद हम शावर के आदमियों तक पहुंच जाएं। सलाहुद्दीन ने इंतहाई ज़हानत से जवाब दिया, फिलहाल फौरी तौर पर यह बंदोबस्त इसलिए किया जा रहा है कि खलीफतुल मुस्लिमीन की जात तमाम खतरात से महफूज हो जाए। बराहे करम अब आप उन लोगों की निशानदही करें जिनकी वफादारियां तमाम शकूक व शुबहात से बालातर हों और वो हर हाल में अपनी जान आप पर निसार कर सकें। सलाहुद्दीन की बात सुनकर खलीफा अज़ीद ने अपनी जरनिगार कुर्सी की पुश्त से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली। सलाहुद्दीन ने हाथ के इशारे से अमीर इज़ुद्दीन को बैठ जाने का इशारा किया। फिर दोनों की नजरें खलीफा अज़ीद के चेहरे पर मरकूज हो गईं। सलाहुद्दीन और अमीर इज़ुद्दीन ने मिस्र के फरमा रवा की तरफ बहुत गौर से देखा। खलीफा अज़ीद की आंखें बंद थी और उनकी उंगलियां इस तरह हरकत कर रही थी जैसे वो कुछ शुमार कर रहा हो। बार बार उसके चेहरे पर झुंझलाहट के आसार उभरते थे और दोबारा उंगलियां तेजी से हरकत करने लगती थी। कमरे पर मुकम्मल सकूत की फिजा तारी थी। कुछ देर बाद खलीफा अज़ीद ने आंखें खोल दी
फिर सीधा होकर सलाह उद्दीन से मुखातिब हुआ। मैंने दूर तक नजरें दौड़ाई, बहुत हिसाब लगाया, बहुत हुस्न जन से काम लिया, मगर अपने सही जान निसारों की तादाद 15-20 से ज्यादा नजर नहीं आती। खलीफा आजिद के चेहरे से शदीद मायूसी झलक रही थी। तो फिर उन जान निसारों को हर वक्त अपने करीब रखिए। सलाहुद्दीन ने अपनी हिकमत अमली की वजाहत करते हुए कहा, बाकी सिपाहियों को शक की बुनियादों पर कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें मुल्क के मुख्तलिफ तामीरी कामों पर लगा दिया जाएगा। तो क्या 15-20 सिपाही हिफाजत के लिए काफी होंगे? खलीफा आजिद ने इंतहाई हैरत ज़दा लहजे में कहा, हटाए जाने वाले सिपाहियों की जगह दूसरे मुहाफिज तैनात किए जाएंगे। सलाहुद्दीन ने इस तरह कहा जैसे वो मैदान जंग में दुश्मन के मुकाबिल अपनी फौज को लड़ा रहा हो। उन नए सिपाहियों की जान निसारी की जमानत कौन देगा? खलीफा आजिद ने चौंक कर कहा, मैं। सलाहुद्दीन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए इंतहाई पुर यकीन लहजे में कहा, वो ऐसे जांबाज सिपाही होंगे जिन्हें देखकर मौत भी मुंह फेर लेगी, मगर वो अपने आगे बढ़ते हुए कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अगर कोई आम सूरत हाल होती तो शायद खलीफा आजिद इतनी जल्दी सलाहुद्दीन के उस इकदाम की मंजूरी नहीं देता, मगर शावर के आदमियों के खौफ से खलीफा ने फौरी तौर पर उस तब्दीली को कबूल कर लिया। फिर वो सिपाही जिन पर खलीफा आजिद ने अपने बेपनाह एतमाद का इजहार किया था, महल में छोड़ दिए गए और बाकी फौजियों की जगह 2000 नए सिपाही कसरे खिलाफत की हिफाजत पर मुतय्यन कर दिए गए। ये तमाम सिपाही सलाहुद्दीन के जानिसार थे और उन्होंने फौज में शामिल होने से पहले खुफिया हलफ उठाया था, हम उस जाते पाक को हाजिर नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए मजहब की हिफाजत के लिए अपनी जानों का हकीर नजराना भी पेश कर देंगे। उस सारी मंसूबाबंदी में सलाहुद्दीन ने किसी अय्यारी से काम नहीं लिया था, बल्कि शावर के आखिरी अल्फाज से सियासी फायदा उठाया था। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी की हिदायत को बरूए कार लाने के लिए जरूरी था कि खलीफा आजिद और मिस्र के दूसरे बातनियों की अस्करी ताकत को कमजोर से कमजोर तर कर दिया जाए, और सलाहुद्दीन अपनी उस कोशिश में बहुस्नो खूबी कामयाब हो गया था। अगरचे खलीफा आजिद मिस्र का मुतलकुल इनान शहंशाह था, मगर सलाहुद्दीन ने बड़ी जिहानत से उसके गिर्द अपने सिपाहियों का हिसार खींच दिया था। इधर सलाहुद्दीन अपने मंसूबे के धुंधले खदोखाल में रंग भर रहा था और उधर बारबक नई साजिश की लकीरें खींच रहा था। उन्हीं दिनों सलाहुद्दीन ने एक नया हुक्म जारी किया था, जिसके मुताबिक मिस्र का कोई अमीर भी वजीर आजम की इजाजत के बगैर मुल्क की सरहद से बाहर नहीं जा सकता था। इसके अलावा यूसुफ ने अपना मजबूत तरीन शोबाए जासूसी भी कायम किया था, जिसके कारिंदे दिन रात घूमकर उमारा के यहाँ आने जाने वालों पर गहरी नजर रखते थे। अबू जाफिर और अली नासरी के लिए खसूसी तौर पर निगरान जासूस मुकर्रर किए थे। ये दोनों बातनी उमारा सलाहुद्दीन के नए इंतजामात से इंतहाई नाखुश थे। एक बार उन दोनों ने खलीफा आजिद की खिदमत में हाजिर होकर सलाहुद्दीन की शिकायत करते हुए कहा था, आपने तो हमें कैदी बनाकर रख दिया है। खलीफा आजिद ने मसलहत और सियासत से काम लेते हुए अबू जाफिर और अली नासरी को यह कहकर टाल दिया था कि गद्दार शावर की वजह से ये नाखुशगवार कदम उठाया गया है। कुछ दिन बाद मुल्क की सियासी फिजा साफ हो जाएगी तो इस किस्म की सारी पाबंदियां हटा ली जाएंगी। खलीफा आजिद ने उन दोनों मिस्री उमारा पर जाहिर कर दिया था कि इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है उसी के हुक्म से हो रहा है। अब वो अबू जाफिर और अली नासरी को किस तरह बताता कि वो खुद भी अपने आप को महसूर समझ रहा है। अबू जाफिर और अली नासरी बज़ाहिर खामोशी से उठकर चले गए, मगर उनके दिलों में सलाहुद्दीन के खिलाफ नफरत का शदीद तूफान उठ रहा था। एक बार फिर बारबक अबू जाफिर और अली नासरी सर जोड़कर बैठे और सलाहुद्दीन को कत्ल करने का नया मंसूबा तराश लिया। दूसरे दिन 25 फिदायीन अपनी रुसवाई और बर्बादी का मातम करते हुए कसरे वजारत पर आए। उन फिदायीन का जाहिरी हुलिया आफत ज़दा लोगों जैसा था। पुराने कपड़े जिनमें जगह जगह पैबंद लगे हुए थे, जिन्हें देखने वाला पहले ही नजर में अंदाजा कर लेता था कि ये इंतहाई मफलूकुल हाल लोग हैं। बाज के चेहरों से हल्का हल्का खून भी बह रहा था, जैसे वो किसी के जबरो तशद्दुद का शिकार हुए हैं। बारबक के फिदाइयों ने कसरे वजारत के दरवाजे पर पहुंचकर इंतहाई दिलदोज और जिगर खराश आवाजों में फरियाद शुरू कर दी, खलीफतुल मुस्लिमीन, फरियाद है, आपके होते हुए गरीबों की बस्ती बर्बाद है। ये शोर मातम इस कदर तेज था कि कसरे वजारत के मुसल्ला मुहाफिज भी मुतासिर हुए बगैर न रह सके। फिर जब उन फरियादियों से पूछा गया कि तुम क्यों रोते हो, तो उन्होंने अपने बाल नोच डाले और चेहरे पर खाक मलने लगे। तुम्हें क्या बताएं कि हम पर क्या गुजरी है? अगर हो सके तो हमें खलीफतुल मुस्लिमीन के हजूर में पेश कर दो, फिर हम उन्हें बताएंगे कि उनके दौरे इक्तदार में हम पर क्या कयामत तोड़ी जा रही है।
खलीफतुल मुस्लिमीन किसी से नहीं मिलते। कसरे वजारत के एक मुहाफिज ने फरियादियों को जवाब देते हुए कहा, फिर हम अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं? एक फरियादी ने इंतहाई दर्दनाक लहजे में कहा, अगर खलीफतुल मुस्लिमीन शिकस्ता हालों और गमजदों की फरियाद नहीं सुनते तो फिर अपनी तलवारें निकालो और हमें कत्ल कर डालो। ये कहकर वो फरियादी मुसल्ला मुहाफिज की तरफ बढ़ा और उसकी तलवार निकालने की कोशिश करने लगा। मुहाफिज ने बड़ी मुश्किल से उस फरियादी को रोका और समझाते हुए कहा, इतने मायूस ना हो, तुम्हारी फरियाद वजीर आजम यूसुफ सुनेंगे और तुम्हारे साथ पूरा पूरा इंसाफ किया जाएगा। वो बहुत मुंसिफ और आदिल इंसान है, तो फिर हमें उन्हीं के पास ले चलो। दूसरे फरियादी ने अपने बाल नोचते हुए कहा, हमारी बेटियों की आबरू खतरे में है। अभी दूसरे फरियादी की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि तीसरे फरियादी ने चीख कर कहा, कानून के निगहबानों, अब तक तो उनकी इज्जतें लुट भी चुकी होंगी, इंसाफ से भी क्या होगा? हमारे नामूस का तो खून हो चुका। फरियादियों की फरियाद इस कदर लर्जा खेज थी कि कसरे वजारत के मुहाफिज कांप कर रह गए। फिर उनमें से एक मुहाफिज भागता हुआ इमारत के अंदर गया। तवील राहदारी तय करके जब सलाहुद्दीन के कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर 2 मुसल्ला मुहाफिज मौजूद थे। आने वाले मुहाफिज ने फरियादियों की रुदात बयान की। सलाहुद्दीन का जाती मुहाफिज खालिद इब्ने आमिर कमरे में दाखिल हुआ, जहां सलाहुद्दीन और उसका मोतमद साथी अमीर इज़्ज़ुद्दीन बहुत अहम सियासी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे। खालिद इब्ने आमिर को देखकर सलाहुद्दीन के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया, मगर उसने जबान से कुछ नहीं कहा। अमीर, मैं इस मुदाखलत के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मजबूरी ये थी कि आपको इस खबर से बेखबर नहीं रखा जा सकता था। कैसी खबर? सलाहुद्दीन और अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने चौंक कर मुहाफिज की तरफ देखा। किसी जालिम ने गरीबों की एक बस्ती को तबाह कर दिया है। उसके रहने वाले कसरे वजारत के दरवाजे पर खड़े होकर चीख रहे हैं और बड़े दर्दनाक लहजे में खलीफतुल मुस्लिमीन के इंसाफ को आवाजें दे रहे हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन के चेहरे पर अजियत और कर्ब का रंग नुमाया हो गया और मुस्तरिब लहजे में कहने लगा, उन बर्बाद हालों के नुमाइंदे को यहाँ भेज दो। मुहाफिज खास खालिद इब्ने आमिर तेजी के साथ कमरे से निकल गया। अमीर, तुमने सुना? यकायक सलाहुद्दीन का लहजा गजबनाक हो गया था। पूरी इंसानी बस्ती को तबाह कर देना हमारे खिलाफ खुली साजिश है कि इस तरह दुश्मन हमें नाकाम साबित करना चाहता है। अमीर इज़्ज़ुद्दीन के चेहरे पर भी परेशानी का रंग उभर आया था। अभी वो दोनों उस होलनाक खबर के बारे में सोच ही रहे थे कि यकायक दरवाजे पर एक शोर सा सुनाई दिया। सलाहुद्दीन का मुहाफिज खास फरियादियों को मुखातिब करके कह रहा था, तुम में से बस एक आदमी अंदर जा सकता है। जवाब में बाकी फरियादी चीख चीख कर कह रहे थे, हम सब अंदर जाएंगे और वजीर आजम को अपनी हालत जार दिखाएंगे। अभी सलाहुद्दीन और अमीर इज़्ज़ुद्दीन सूरत हाल को समझने भी ना पाए थे कि उन फरियादियों ने तेजी से अपने फटे पुराने कपड़ों के अंदर छुपे हुए खंजर निकाल लिए। दोनों मुहाफिज उस आफत नागहानी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर जब तक वो दोनों अपनी शमशीरें बेनियाम करते, बारबक के फिदाइयों ने अपने चमकते खंजर से सलाहुद्दीन के मुहाफिजीन खास पर हमला कर दिया। अगरचे बड़ी हंगामी सूरत हाल थी, लेकिन मुहाफिजीन ने अपने होशो हवास नहीं खोए। वो हमलावरों का मुकाबला तो नहीं कर सकते थे, मगर उन दोनों ने अपने आप को दीवार बनाकर दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया था। तमाम फिदायीन उन दोनों पर मुसलसल खंजरों के वार कर रहे थे और वह ऊंची आवाज में चीख रहे थे, अमीर, आप अंदर से दरवाजा बंद कर लें, ये फरियादी नहीं, मुसल्ला हमलावर हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन और अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने बड़ी तेजी से अपनी तलवारें बेनियाम की। फिर अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने आगे बढ़कर दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दोनों मुहाफिज कुछ देर तक चीखते रहे, फिर उनकी आवाजें बंद हो गईं। उसके बाद बारबक के फिदायीन ने मिलकर पूरी ताकत से दरवाजे को तोड़ना चाहा, मगर ये उनके बस की बात नहीं थी। दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे आहनी गुर्ज भी बड़ी मुश्किल से तोड़ सकते थे। सलाहुद्दीन ने चंद लम्हों में अंदाजा कर लिया कि हमलावर गुर्जों से लेस नहीं है। यह एक इत्मीनान बख्श सूरत हाल थी। फिर भी सलाहुद्दीन और अमीर इज़्ज़ुद्दीन दरवाजे के करीब इस तरह शमशीर बदस्त खड़े थे जैसे उकाब अपने शिकार पर झपटने के लिए पर तोल रहा हो। थोड़ी देर बाद राहदारी में दौड़ते हुए कदमों और इंसानी चीखों की आवाजें सुनाई देने लगी। मुहाफिजीन की आवाजें सुनकर कसरे वजारत के दूसरे निगहबान भी उस तरफ दौड़ पड़े थे। फिदाइन के लिए फरार होने का रास्ता बंद हो चुका था। सलाहुद्दीन के मुहाफिजों की शमशीरों ने चंद लम्हों में फिदाइयों का सफाया कर दिया। कुछ फिदाइन ने खुद को महसूर पाकर अपने खंजर फेंक कर मारे और कत्ल हो गए। बस एक फिदाई उस नरगे से निकलने में कामयाब हो गया था, मगर जब वो आगे पहुंचा तो दूसरे मुहाफिजीन ने उसे घेर लिया। फिर कोई राह फरार ना पाकर उस फिदाई ने अपना ही खंजर अपने पेट में उतार लिया। कसरे वजारत के मुहाफिजीन ने उसे जिंदा गिरफ्तार करना चाहा, मगर जब वो करीब पहुंचे
तो फिदाई बुलंद आवाज में किसी को पुकार रहा था, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मैं आपके दीदार को हाजिर हो रहा हूँ, अपनी जन्नत में मेरा इस्तकबाल कीजिए। ये कहते कहते फिदाई की गर्दन ढुलक गई। कसरे वजारत के मुहाफिजों ने बड़ी हैरत से मरने वालों की तरफ देखा। खंजर का जख्म मामूली था, मगर फिर भी उसकी मौत वाक़ हो गई थी। जब तमाम फिदाई कत्ल हो चुके तो मुहाफिजों ने दरवाजे के करीब आकर पुकारा, अमीर बाहर आ जाइए, अब कोई खतरा नहीं, तमाम हमलावर हलाक किए जा चुके हैं। अमीर इज़ुद्दीन ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और पहले खुद आगे बढ़ा, फिर सलाहुद्दीन बाहर आया। दरवाजे पर दोनों मुहाफिजीन खास की लाशें पड़ी थी और उनके जिस्मों पर जख्मों के बेशुमार निशानात थे। अपने जान निसारों की यह हालत देखकर सलाहुद्दीन की आंखें भीग गईं और अमीर इज़ुद्दीन भी आबदीदा हो गया। थोड़े फासले पर दो और मुहाफिजों की लाशें पड़ी थी, लेकिन हैरत अंगेज बात यह थी कि दोनों के जिस्मों पर जख्मों के मामूली से निशान थे। सलाहुद्दीन ने बड़े ताज्जुब से अपने मुहाफिजों की लाशें देखी, फिर उसे करीब ही पड़े हुए दो खंजर भी नजर आए जिनका ताल्लुक हमलावरों से था। सलाहुद्दीन ने उस शख्स की लाश भी देखी जिसने खंजर से खुदकुशी की थी। फिर तबीब खास ने इस बात की तस्दीक कर दी कि हमलावरों के खंजर खौफनाक जहर में बुझे हुए थे। अगर ये खंजर जिस्म को छू लें और जरा भी खून निकल आए तो उनमें पोशीदा जहर बहुत तेजी के साथ बदन में सरायत कर जाता है और इंसान की मौत वाक़ हो जाती है। सलाहुद्दीन ने उसी वक्त गरीबों में सदकात व खैरात तकसीम किए और शुक्राने की 2 रकत नमाज अदा की। फिर उन मुहाफिजों को तलब किया जिन्होंने एक फिदाई को खुदकुशी करते देखा था और बार बार वो अल्फाज दोहराने के लिए कहा जो मरने वाले ने अपनी जबान से अदा किए थे। उन अल्फाज को अच्छी तरह जहन नशीन कर लेने के बाद सलाहुद्दीन फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा की खिदमत में हाजिर हुआ और बड़े राजदाराना अंदाज में पूरा वाकया सुनाने के बाद खुदकुशी करने वाले हमलावर के आखिरी अल्फाज दोहराते हुए बोला, शेख मुझे बताइए कि इन अल्फाज का क्या मफहूम है और मरने वाले ने किसको पुकारा था। सलाहुद्दीन की गुफ्तगू सुनकर कुछ देर के लिए फकीह ज़ियाउद्दीन के चेहरे पर खौफ का रंग उभर आया और वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आने लगे। क्या हुआ शेख? ज़ियाउद्दीन ईसा की ये कैफियत देखकर सलाहुद्दीन भी कुछ घबरा सा गया। वो लानत ज़दा लोग तुम तक पहुंचने में कामयाब हो गए थे, फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा ने बहुत उदास लहजे में कहा। अल्लाह उन दोनों जान निसारों की मगफिरत करे जो तुम्हारी ढाल बन गए। उसके बाद फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा ने सलाहुद्दीन को हसन बिन सबा, उसकी जन्नत और फिदायीन के बारे में सारी तफसीलात बता दी। उस इंकशाफ पर सलाहुद्दीन हैरत ज़दा रह गया। इसका मतलब है कि मिस्र की सरजमीन पर हसन बिन सबा के पैरोकार मौजूद हैं। यकीनन फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा ने असबात में सर को जुम्बिश देते हुए कहा, यह पुरपेच साजिश और मुनज्जम हमला इस बात का खुला सबूत है। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, सलाहुद्दीन ने नफरत आमेज लहजे में कहा। कौन रोके? एक बार फिर फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा उदास हो गए थे। यहाँ हर बाइख्तियार शख्स अपनी अलग जन्नत बनाए बैठा है और मखलूके खुदा गुमराही के जहन्नम में जली जा रही है। अब तुम आए हो तो कुछ उम्मीद हो चली है कि शायद ये आग बुझ जाए। इंशाअल्लाह एक दिन बदअकीदगी की ये दोज़ख बुझेगी और मखलूके खुदा उस जन्नत के रास्ते पर चल पड़ेगी जिसका अहले ईमान से वादा किया गया है। सलाहुद्दीन ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, क्या आप इस सिलसिले में मेरी रहनुमाई कर सकते हैं कि यहाँ हसन बिन सबा के मानने वाले कहाँ कहाँ रहते हैं और उनकी जन्नतें कहाँ कहाँ आबाद हैं? ये लोग बहुत मुनज्जम हैं, इसलिए जेरे जमीन रहते हैं। फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा ने सलाहुद्दीन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ये लोग कभी खुलकर सामने नहीं आते, इस कदर मसलहत पसंद होते हैं कि अपनी जरूरतों के मुताबिक अकीदा बदलते रहते हैं। अपने फिरके की तरफ से जासूसी करने के लिए हमारी सफों में भी शामिल हो जाते हैं। इंतहा ये है कि हमारे साथ हमारी मस्जिदों में नमाजें भी पढ़ते हैं। कुछ अंदाजा ही नहीं होता कि हमारे बराबर कौन खड़ा है, वो बातनी है या सहीउल अकीदा मुसलमान। फकीह ज़ियाउद्दीन ईसा की गुफ्तगू सुनकर सलाहुद्दीन के चेहरे पर शदीद मायूसी के आसार झलकने लगे। इस तरह तो हम जिंदगी भर इस्लाम के दुश्मनों का सुराग नहीं लगा सकते। फकीह ज़ियाउद्दीन ने यूसुफ के चेहरे से उसकी दिल शिकस्तगी का अंदाजा कर लिया था, इसलिए फौरन ही इंतहाई मोहब्बत आमेज लहजे में हौसला देते हुए बोले, मेरे रूहानी फर्जंद, इतनी जल्द हिम्मत न हारो, बस पूरी सच्चाई से उनकी तलाश जारी रखो। अल्लाह अपनी लाजवाल ताकत के हर जावियाए इजहार पर कादिर है। एक दिन वो खुद ही पुकारेंगे कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। मैं बदगुमानी और तोहमत तराजी से डरता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अमीर अबू जाफिर और अमीर अली नासरी बातनी फिरके से ताल्लुक रखते हैं। मगर मुश्किल ये है कि बातनियों में भी कई फिरके हैं।
इसलिए मैं नहीं जानता कि अबू जाफिर और अली नासरी का ताल्लुक हसन बिन सबाह की जमात से है या नहीं। ये दोनों उमरा इंतहाई जमाना साज और फितना परवर हैं। अगर इनका बस चले तो अपनी छोटी सी इमारत बचाने के लिए सलीबियों को मिस्र पर हमला करने की दावत दे दें। एक जमाने में ये दोनों गद्दार शावर के हमनवा थे, मगर जब शावर की गर्दिश का जमाना शुरू हुआ तो इन्होंने हवाओं का रुख पहचान कर उसका साथ छोड़ दिया और भरे दरबार में खलीफा आजिद के पांव पकड़कर अपने गुनाहों की माफी मांग ली। तुम हर हाल में इन दोनों की हरकतों सकनात पर गहरी नजर रखना, और अगर कभी ये अपनी बात मनवाने के लिए कसम भी खा बैठे तो इनका हरगिज एतबार ना करना। फकी जियाउद्दीन ईसा से तवील गुफ्तगू के बावजूद हसन बिन सबाह के मानने वाले गिरोह का पता तो नहीं चल सका, मगर सलाहुद्दीन पर अमीर अबू जाफिर और अमीर अली नासरी की मुनाफिकाना शख्सियत बेनकाब हो गई। फिर सलाहुद्दीन ने तन्हाई में अपने मोतमद खास अमीर इज़ुद्दीन से मशवरा किया। अमीर इज़ुद्दीन सलाहुद्दीन से उम्र में भी बड़ा था और बहुत ज्यादा सियासी सूझबूझ भी रखता था। उस संगीन मामले के हर पहलू पर तवील गौर व फिक्र के बाद उसने सलाहुद्दीन को मशवरा देते हुए कहा, मेरे ख्याल में अबू जाफिर और अली नासरी को आजमाने का यही एक तरीका है कि मरने वालों को उनके आदमी साबित कर दिया जाए। हम ये बात किस तरह साबित कर सकते हैं जबकि हमलावरों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा है? सलाहुद्दीन ने बड़े ताज्जुब के साथ सवाल किया। उन दोनों के नाम फरमान जारी किया जाए कि वो कसरे वजारत आकर अपने आदमियों की लाशें ले जाएं। अमीर इज़ुद्दीन ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा, अगर अबू जाफिर और अली नासरी लाशें देखकर घबरा जाते हैं तो उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए, फिर हम अपनी तहकीक का सिलसिला आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक निहायत गहरी चाल थी जिसे सलाहुद्दीन ने आजमाने का फैसला कर लिया। बारबक अबू जाफिर और अली नासरी को अपने आदमियों के मारे जाने का निहायत कलक था कि वो साहिल के करीब पहुंच गए थे, मगर अचानक एक तुंदो तेज मौज ने उन्हें गर्क कर दिया था। उस गम के साथ उन्हें एक खुशी भी थी कि वो सब के सब मारे गए थे। अगर उनमें से कोई जिंदा बच जाता तो ये खौफनाक राज फाश होने का अंदेशा था, जिसके नतीजे में बारबक अबू जाफिर और अली नासरी की जिंदगियों को खतरा लाहक हो सकता था। फिर जब अमीर इज़ुद्दीन के जरिए अबू जाफिर और अली नासरी को सलाहुद्दीन का फरमान पहुंचा तो कुछ देर के लिए उन दोनों का रंग फक हो गया। फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बिखरते हुए आसाब पर काबू पाया और अमीर इज़ुद्दीन को सख्त लहजे में मुखातिब करते हुए कहा, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि तुम हम जैसे शुराफा पर इस तरह इल्जाम तराशी करो? अमीर इज़ुद्दीन को उसी लम्हे का इंतजार था। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अबू जाफिर और अली नासरी के मुहाफिज सिपाहियों ने मुजाहमत करने की कोशिश की, मगर अमीर इज़ुद्दीन के साथ पूरा फौजी दस्ता था। मजबूरन उन्होंने हथियार डाल दिए। फिर जब खलीफा आजिद ने मिस्री उमारा की गिरफ्तारी की खबर सुनी तो वो गजबनाक हो गया और उसने कसरे वजारत पहुंचकर सलाहुद्दीन को वजारत से बरतरफ कर दिया और उसी वक्त मिस्र से निकल जाने का हुक्म जारी कर दिया। सलाहुद्दीन ने बड़ी हैरत से खलीफा आजिद का हुक्म सुना, मगर फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से मिस्र के हुक्मरान की तरफ देखता रहा। तुमने मेरा हुक्म सुन लिया? इस बार खलीफा आजिद ने चीख कर कहा। सुन लिया। सलाहुद्दीन की आवाज मध्यम थी, मगर उससे इस्तेकामत झलक रही थी। तो फिर इसी वक्त सामाने सफर बांधो और मिस्र की हदूद से निकल जाओ। खलीफा आजिद के लहजे में वही आमिराना सख्ती थी। अमीर इज़ुद्दीन बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था, क्योंकि उसी के मशवरे से सलाहुद्दीन ने यह खतरनाक कदम उठाया था और मिस्र के दो मुअज़्ज़ज़ उमारा अबू जाफिर और अली नासरी को गिरफ्तार कर लिया था, और उसी गिरफ्तारी के सिलसिले में सलाहुद्दीन को मिस्र की वजारत उज़्मा के मनसब से माजूल होना पड़ा था। अमीर इज़ुद्दीन अपनी उस गलती पर दिल ही दिल में पशेमान हो रहा था कि सलाहुद्दीन की आवाज उभरी, खलीफा मोहतरम, मेरा जुर्म? तुम मुझसे अपना जुर्म पूछते हो? खलीफा आजिद का लहजा कुछ गजबनाक हो गया था। मैंने ये सोचकर तुम्हारी बेशुमार गलतियां माफ कर दी थी कि जोशे जवानी में इंसान से कोताहियां सरजद हो ही जाती हैं, मगर ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारी तरफ से चश्मपोशी की, जिसके नतीजे में आज तुमने वो गुल खिला दिया कि मैं अपनी सल्तनत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अबू जाफिर और अली नासरी सिर्फ उमारा ही नहीं, मेरे जाती दोस्त भी हैं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि तुम उन दोनों मुअज़्ज़ज़ीन शहर के साथ ऐसा जिल्लत आमेज सलूक करोगे। खलीफा मोहतरम, ना वो आपके दोस्त हैं और ना ममलुकत के। सलाहुद्दीन का लहजा मुअद्दबाना था, मगर उससे बेखौफी नुमाया थी। मैंने आपके दो दुश्मनों को गिरफ्तार किया है। अगर अबू जाफिर और अली नासरी बर वक्त ना पकड़े जाते तो फिर कुछ भी हो सकता था। जो लोग मुझे कत्ल करने आए थे वो अपना रुख कसरे खिलाफत की तरफ भी मोड़ सकते थे।
खलीफा आजिद इक्तदार के नशे में सलाहुद्दीन की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तुम जब यहाँ आए थे तो एक मामूली सिपाही थे, मगर मैंने तुम्हें जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। फिर तुम अपनी हैसियत भूल गए, गुलाम थे, इसलिए आकाओं के गिरेबानों पर हाथ डालने लगे। एक लम्हे के लिए सलाहुद्दीन के जवान खून में आग सिलक गई, मगर उसने फहमो फिरासत और ज़ब्तो तहम्मुल के पानी से उस आग को बुझा दिया। खलीफा मोहतरम, मैं गुलाम ही सही, मगर आपकी ममलुकत के लिए मेरे चचा असदुद्दीन शीर को और खुद मेरी बहुत खिदमात हैं, जिन्हें आप जोश जज्बात में नजरअंदाज कर रहे हैं। हमने तुझे और तेरे चचा को उन खिदमात का इतना सिला दे दिया कि तुम दोनों उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। खलीफा आजिद मुसलसल सलाहुद्दीन की तहकीर कर रहा था। मगर हमारी करीमाना नवाजिशात का सिला जो तूने दिया है, उसे हम जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकते। सलाहुद्दीन ने उस मसले को सुलझाने के लिए मजीद वजाहतें पेश करनी चाहिए, लेकिन खलीफा आजिद ने उसे इस तरह झिड़क दिया जैसे वो मिस्र का वजीर आजम ना हो, उसका जर खरीद गुलाम हो। बस हमारा आखिरी करम यह है कि हम तुझे मिस्र से जिंदा और सलामत जाने की इजाजत दे रहे हैं, वरना तेरे इस जुर्म की सजा कुछ और थी। अगर खलीफा आजिद के इख्तियार में होता तो वो सलाहुद्दीन को बेदरे कत्ल करा देता, लेकिन वो सुल्तान महमूद जंगी की फौजी ताकत से खौफजदा रहता था कि अगर सलाहुद्दीन को कुछ हो गया तो पूरा मिस्र जंगी फौज की यलगार का हदफ बन जाएगा। अब सलाहुद्दीन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। खलीफा मोहतरम को मालूम होना चाहिए कि मैं वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। मिस्र को मेरी जरूरत है। जब तक मुझे मेरा मकसद खास हासिल नहीं हो जाता, मैं ये सरजमीन नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर सलाहुद्दीन खलीफा आजिद के कमरे से निकल गया। अमीर इज़ुद्दीन भी उसके पीछे पीछे चला आया। खलीफा आजिद के लिए सलाहुद्दीन का जवाब इस कदर गैर मुतवक्के था कि वो सख्ते में आ गया था। फिर जब उसकी कैफियत जाइल हुई तो वो शिद्दत गजब से कांपने लगा। आखिर एक गुलाम किस बुनियाद पर अपने आका की नाफरमानी कर रहा है? खलीफा आजिद ने खुद से सवाल किया। फिर उसने अपने मुहाफिज दस्ते के फौजियों को तलब करते हुए हुक्म दिया, यूसुफ को इसी वक्त गिरफ्तार करके हमारे हजूर में पेश किया जाए। खलीफतुल मुस्लिमीन, हम सब आपके हुक्म की तामील से कासिर हैं। बैक जबान कई सिपाहियों ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुम्हारा कोई और आका है कि जिसके फरमान पर तुम अमल कर रहे हो? खलीफा आजिद ने शदीद तैश के आलम में अपने ही मुहाफिज सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा, हमारा आका तो सिर्फ अल्लाह है। एक सिपाही ने इंतहाई असर अंगेज लहजे में कहा, आप सिर्फ हमारे हुक्मरान हैं, मगर हमारी शमशीरें यूसुफ के हुक्म की ताबे हैं। एक लम्हे में खलीफा आजिद पर सारी सूरत हाल वाज़े हो चुकी थी। उसने फौरन ही तमाम मुहाफिजों को अपने कमरे से चले जाने का हुक्म दिया। फिर जब आखिरी सिपाही भी खलीफा की आंखों से ओझल हो गया तो उसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर एक जाम लबरेज किया और उसे हल्क से नीचे उतार लिया। खलीफा आजिद के नजदीक अपने गुस्से की आग को ठंडा करने का यही एक तरीका था। कुछ देर बाद मशरूब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि आसाब का तनाव कम होने लगा। अब खलीफा आजिद किसी कदर सुकून से सूरत हाल का जायजा लेने लगा। जाती मुहाफिजों के इनकार ने साबित कर दिया था कि सलाहुद्दीन ने उसके गिर्द अपने फरमा बरदार सिपाहियों का हिसार खींच दिया है। अगरचे ये हकीकत थी कि खलीफा आजिद के मुहाफिज सिपाहियों में शावर के जासूस मौजूद थे, जिन्हें सलाहुद्दीन ने बड़ी जिहानत के साथ महल से बाहर निकाल फेंका था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में खलीफा आजिद मुहाफिजों की तब्दीली को भी सलाहुद्दीन की एक शातिराना चाल समझ रहा था। फिर यकायक खलीफा आजिद के कानों में सलाहुद्दीन के वो अल्फाज गूंजने लगे जो उसने कमरे से निकलते हुए कहे थे, जब तक मुझे मेरा मकसद खास हासिल नहीं हो जाता, मैं ये सरजमीन नहीं छोड़ूंगा। उन अल्फाज की बाज़गश्त ने एक बार फिर खलीफा आजिद के गुस्से की आग को भड़का दिया। इस गुलाम का मकसद खास और क्या हो सकता है कि वो अपने आका की सल्तनत पर कब्जा कर ले? खलीफा आजिद ने खुद कलामी के अंदाज में कहा, मगर ये कैसे मुमकिन है? यूसुफ के 2000 सिपाही पूरी मिस्री फौज का मुकाबला किस तरह कर सकते हैं? उस ख्याल के आते ही खलीफा आजिद ने एक और मंसूबा तराश लिया। पहले अपने 2000 मुहाफिजों को कत्ल करा दिया जाए, फिर सलाहुद्दीन को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया जाए। उस ख्याल के आते ही खलीफा आजिद का बेकरार दिल ठहर सा गया। फिर खलीफा आजिद ने मिस्री अफवाज के सालार अब्दुल्ला करशी को खलवत में तलब करके इंतहाई नागवार लहजे में कहा, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मिस्री अफवाज सो रही हैं। अब्दुल्ला करशी ने हैरत से खलीफा आजिद की तरफ देखा और सिपाहियाना लहजे में कहा, आज से ज्यादा हमारी अफवाज कभी होशियार नहीं रही। हर सिपाही जाग रहा है और हर मोर्चा मजबूत है। ये कैसी बेदारी है
اور کیسی مضبوطی ہے کہ مصر کے دو معزز ترین امارا ابو جعفر اور علی ناصری کو میری اجازت کے بغیر زندان کے حوالے کر دیا گیا۔ خلیفہ ضد نے اپنے سپہ سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ان دونوں کا جرم ثابت ہو چکا ہے، وہ ملک و ملت کے دشمن ہیں۔ عبداللہ کرشی نے نہایت بے باکانہ لہجے میں کہا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ آپ کو اطلاع دیتے، پھر بحث و مباحثہ کرتے، اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو گرفتار کرنے کی اجازت لیتے۔ عبداللہ کرشی کا جواب سن کر خلیفہ ضد کے دل و دماغ جل اٹھے اور وہ چیخ کر بولا، کیا تم اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہو؟ خلیفہ محترم، یہ ہماری مجبوری ہے۔ عبداللہ کرشی کا لہجہ نرم تھا۔ کون تمہیں مجبور کر رہا ہے؟ خلیفہ ضد اور زور سے چیخا، کیا تمہیں ایسا کرنے کے لیے یوسف نے مجبور کیا ہے؟ وہ ملک و ملت کے وفادار ہیں۔ عبداللہ کرشی نے مبہم جواب دیا۔ وہ کھل کر بات کرنا نہیں چاہتا تھا کہ سیاسی صورتحال کا یہی تقاضا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں یوسف کو برطرف کر چکا ہوں، خلیفہ ضد نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اسے فوری طور پر مصر کی حدود سے نکال دو، اور وہ سرکشی کرے تو اسے زندان کے حوالے کر دو۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی۔ مجبوراً سالار عبداللہ کرشی کو بھی واضح الفاظ میں جواب دینا پڑا۔ خلیفہ محترم، آپ کے اس حکم کی تعمیل نہیں کی جا سکتی۔ میری درخواست ہے کہ آئندہ بھی ایسے احکام جاری کرنے سے گریز کریں، ورنہ یہ صورتحال آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار عبداللہ قریشی خلیفہ مصر کے خصوصی کمرے سے نکل گیا۔ خلیفہ ضد چند لمحوں تک تو سکتے کی حالت میں رہا، پھر پوری طاقت سے چیخا، کیا تم نمک حرام لوگ مجھے قتل کر ڈالو گے؟ اس چیخ کا خلیفہ ضد کے دل پر بہت برا اثر پڑا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ مصر کے تمام شاہی طبیب خلیفہ ضد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہر زاویے سے تشخیص کی گئی۔ پھر تمام طبیبوں نے مصر کے حکمران کو ایک ہی مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ خود کو تمام فکروں سے دور رکھیں، ورنہ کسی بھی وقت دل و دماغ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ طبیب کے جانے کے بعد خلیفہ ضد نے خود کلامی کے انداز میں کہا، کسی کو کیا بتاؤں کہ مجھے کیا فکر ہے؟ زندہ ہوں مگر مجھ سے زندگی چھینی جا چکی ہے۔ میں دنیا کی نظروں میں مطلق العنان حاکم ہوں، مگر میرا ہر فرمان بے اثر ہے۔ خلیفہ ضد کے لہجے سے اس قدر مایوسی جھلک رہی تھی کہ آخر وہ اپنی بے کسی پر رونے لگا۔ مصر کے سپہ سالار عبداللہ کرشی نے خلیفہ ضد سے ہونے والی گفتگو بے کم و کاست یوسف یعنی صلاح الدین کو منتقل کر دی تھی۔ اس خصوصی نشست میں امیر عز الدین بھی شریک تھا۔ پھر طویل غور و فکر اور بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین نے اپنے دونوں معتمد ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، واقعتاً ہم لوگ بہت مجبور ہیں۔ اگر خلیفہ کو مکمل آزادی دی جاتی ہے تو ابو جعفر اور علی ناصری جیسے گمراہ انسان دوبارہ طاقت میں آ جائیں گے، اور مخلوق خدا اسی طرح اندھیروں میں بھٹکتی رہے گی، یا پھر اہل ایمان پر اس قدر تشدد کیا جائے گا کہ وہ مجبور ہو کر خلیفہ اور اس کے ہم نواؤں کے نظریات قبول کر لیں گے۔ ہمارے جیتے جی یہ ممکن نہیں، سالار عبداللہ کرشی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم ہر حال میں مزاحمت کریں گے، یا تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے یا خود ہی پیوندے زمین ہو جائیں گے۔ سالار عبداللہ کرشی کے ان جذبات پر صلاح الدین نے اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر تینوں نے مل کر قسم کھائی کہ حق کے راستے میں ہر مصیبت برداشت کریں گے۔ اس کے بعد صلاح الدین، سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین خلیفہ ضد کی عیادت کو حاضر ہوئے۔ صلاح الدین نے پرزور الفاظ میں یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ کو ہم لوگوں کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کی عزت کو کسی قسم کا خطرہ ہے اور نہ آپ کی جان کو۔ بس ہمیں خاموشی سے ان فتنہ گروں کے خلاف کارروائی کرنے دیں جن سے ملک و ملت دونوں کو سنگین خطرہ لاحق ہے۔ خلیفہ ضد نے تینوں کا رسمی شکریہ ادا کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ اس کا دل ان کی طرف سے صاف ہے، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا۔ خلیفہ ضد نے جبرن اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی تھی، مگر اس کے دل میں نفرت کا آتش فشاں دہک رہا تھا۔ اس وقت بھی اس کا شاطرانہ ذہن ان تینوں کے خلاف کوئی نیا منصوبہ بنا رہا تھا۔ صلاح الدین کئی بار قید خانے جا کر ابو جعفر اور علی ناصری سے یہ سوال کر چکا تھا، وہ کون لوگ تھے جو زہر آلود خنجروں کے ساتھ مجھ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور ان میں ایک نے مرتے وقت اپنے کس پیر و مرشد کو پکارا تھا؟ ابو جعفر اور علی ناصری بڑی سختی کے ساتھ انکار کر رہے تھے۔ یہ صرف دشمن کی الزام تراشی ہے، ہمارا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ صلاح الدین نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا، مگر جب وہ دونوں فتنہ گر مسلسل انکار کرتے رہے تو وزیر اعظم مصر غضبناک ہو گیا۔ میں نے حجت تمام کر دی، اب میں آزاد ہوں اور تم دونوں سے حقیقت اگلوانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہوں۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کی اس تنبیہ کو محض لفاظی سمجھا
اور اپنی بات پر اڑے رہے۔ دراصل ان دونوں کو یقین تھا کہ جلد ہی خلیفہ آزد مداخلت کرے گا اور انہیں زندان کی تاریکی و تنہائی سے نکال کر لے جائے گا، مگر وہ اس راز سے بے خبر تھے کہ بساط الٹ چکی ہے اور مصر کا حکمران شطرنج کے اس بادشاہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا جو چاروں طرف سے دشمن مہروں میں گھر چکا ہے۔ آخر صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کا خانہ بند کر دیا۔ اب ان دونوں کا گزارا صرف پانی پر تھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ نوجوان صلاح الدین بظاہر ایک معمولی مگر انتہائی خطرناک ترکیب استعمال کرے گا۔ دونوں ایک دن کا فاقہ تو برداشت کر گئے، مگر دوسرے روز سے ان کی حالت غیر ہونے لگی۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین قید خانے میں آیا اور خاموشی سے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ ابو جعفر غصے میں کھڑا ہوا اور چیخ کر بولا، ہم مر جائیں گے مگر تیرے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ کہتے کہتے ابو جعفر پسینے میں نہا گیا اور اس کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ پھر وہ شدید نقاہت کے باعث چکرا کر زمین پر گر پڑا۔ ابو جعفر کی حالت دیکھ کر صلاح الدین مسکرایا، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم آہستہ آہستہ موت کا مزہ چکھو۔ اس وقت سے ڈرو جب تم پر پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ اگر ہم مر گئے تو تجھے کون بتائے گا کہ وہ حملہ آور کس سے تعلق رکھتے تھے؟ علی ناصری کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس پر ابو جعفر سے زیادہ ذوف طاری تھا۔ وہ دشمنان اسلام بھی ایک نہ ایک دن بے نقاب ہو جائیں گے، صلاح الدین نے بے نیازانہ کہا، مگر تم دونوں کی موت سے ملت اسلامیہ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس طرح اللہ کی زمین دو فتنہ گروں سے پاک ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین زندان سے نکل گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے اور خلیفہ آزد کے لیے نازیبا کلمات ادا کرنے لگے کہ اسی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر اعظم نامزد کیا تھا۔ چوتھے دن ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور درخواست کرنے لگے کہ انہیں سوکھی روٹیاں ہی دے دی جائیں کہ وہ کم سے کم سانس تو لے سکیں۔ صلاح الدین نے فوراً زندان کے محافظ کو حکم دیا کہ وہ دونوں امراء کے شایان شان کھانا پیش کرے۔ تھوڑی دیر بعد ابو جعفر اور علی ناصری بھوکے گداگروں کی طرح لذیذ غذا پر ٹوٹ پڑے۔ 4 دن بعد دونوں کے شکم کی آگ بجھی تھی، اس لیے ان پر نشہ سا طاری ہو گیا۔ پھر ابو جعفر اور علی ناصری نے بیک زبان کہا، ہم اس شرط پر اس پس پردہ شخصیت کا نام بتانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ہماری جان بخشی کی ضمانت دی جائے اور ہمیں ہمارے گھر جانے دیا جائے۔ صلاح الدین کچھ دیر تک ابو جعفر اور علی ناصری کی پیشکش پر غور کرتا رہا، پھر اس نے ان کی دونوں شرطیں مان لی۔ ابو جعفر اور علی ناصری کے چہروں پر مسرت کا وہ رنگ ابھر آیا جو موت کی سزا سے چھوٹ جانے والوں کی شکلوں پر نمایاں ہوتا ہے۔ ایک شرط اور بھی ہے، علی ناصری نے چونک کر کہا، جیسے اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آ گئی ہو۔ وہ کیا؟ صلاح الدین نے اطمینان سے کہا، ہم دونوں کا نام پردہ راز میں رکھا جائے گا۔ علی ناصری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اس کے چہرے سے خوف جھلک رہا تھا۔ چند لمحوں تک صلاح الدین نے گہری نظروں سے ابو جعفر اور علی ناصری کی کیفیات کا جائزہ لیا، پھر ان کی یہ شرط بھی مان لی۔ وہ باربک کے فدائی تھے۔ ابو جعفر نے سرگوشی کے انداز میں کہا، اور باربک حسن بن صباح کا شاگرد خاص ہے، تم دونوں اپنی جانیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ صلاح الدین نے سخت لہجے میں کہا، جس کی روحانیت اور ریاضت کے قصے سارے مصر میں مشہور ہیں، وہ ایک شیطان کا مقلد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو باربک کا کمال ہے کہ اس نے اپنے چہرے پر اتنی دبیز نقاب ڈال رکھی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں جھانک سکتا۔ علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں نہیں مانتا۔ صلاح الدین کے لہجے کی سختی برقرار تھی، تم مجھے فریب دے رہے ہو، اور ایک فریب کار کی سزا یہی ہے کہ تم دونوں اسی زندان کے اندھیروں میں بھوکے پیاسے مر جاؤ۔ یہ کہتا ہوا صلاح الدین کھڑا ہو گیا۔ علی ناصری نے فوراً ہی صلاح الدین کے پاؤں پکڑ لیے، اگر ہمارے پیش کردہ ثبوت غلط ثابت ہوں تو ہمیں بے درے قتل کر دیا جائے۔ صلاح الدین نے ایک نظر علی ناصری کی طرف دیکھا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ یہ صلاح الدین کی ایک گہری چال تھی جسے ابو جعفر اور علی ناصری سمجھنے سے قاصر رہے۔ دراصل وہ باربک کے بارے میں پوری تفصیل جاننا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ باربک کو مصر کے باشندے نہایت احترام کی نظروں سے دیکھتے تھے، ان میں باطنی بھی شامل تھے اور صحیح العقیدہ مسلمان بھی۔ اسی احتیاط کے پیش نظر صلاح الدین انتہائی تحقیق اور معلومات سے پہلے باربک پر ہاتھ ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ اگر اس سلسلے میں اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو مصری باشندے اس کے خلاف ہو کر ایک ہنگامہ بھی کھڑا کر سکتے تھے۔ باربک کے سلسلے میں ابو جعفر نے گفتگو کی ابتدا کی تو صلاح الدین نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، یہ تمہیں آخری موقع دیا جا رہا ہے،
अगर तुम्हारा पेश करदा कोई दावा सच साबित ना हो सका तो फिर दर्दनाक मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। सलाहुद्दीन ने एक बार फिर अपनी गैर मामूली ज़हानत से काम लेते हुए अबू जाफिर और अली नासरी के आसाब पर मौत का खौफ तारी कर दिया। फिर अली नासरी ने बारबक की नकाब कुशाई करते हुए कहा, मेरे ख्याल में वो अपने वक्त का सबसे बड़ा साहिर है। खुदा ने उसकी जबान में ऐसी तासीर बख्शी है कि सुनने वाले मशहूर होकर रह जाते हैं। मजीद ये कि उसकी आंखों में ऐसी चमक है कि उससे कोई नजरें नहीं मिला सकता। यही वजह है कि मिस्र के बेशतर लोग उसे वली समझते हैं। सलाहुद्दीन बहुत गौर से अली नासरी की बातें सुन रहा था। बारबक की कोई करामत? यकायक सलाहुद्दीन ने अली नासरी की बात काटते हुए कहा, बारबक जिस मरीज को पानी दे देता है वो शिफायाब हो जाता है। अली नासरी ने बारबक की मशहूर करामत बयान करते हुए कहा, और जिसे पानी नहीं देता वो मर जाता है। सलाहुद्दीन ने किसी कदर हैरत से अली नासरी की तरफ देखा, और क्या करामात हैं उसकी। बारबक जिसके हक में बद्दुआ कर देता है वो बर्बाद हो जाता है। अली नासरी उस साहिर की एक और खूबी बयान कर देता है। अगर बारबक शावर से नाराज नहीं होता तो वो अब तक मिस्र पर हुकूमत कर रहा होता। बारबक की बद्दुआ के सबब शावर हलाक हुआ और आपके चचा असदुद्दीन शिरको को फतह हासिल हो गई। अली नासरी का इंकशाफ सुनकर सलाहुद्दीन मुस्कुराया। इसका मतलब है कि मिस्र का सारा इंतजाम बारबक की दुआ और बद्दुआ के तहत चल रहा है। सलाहुद्दीन के लहजे में गहरा तंज पोशीदा था। हमने आपके चचा मरहूम को भी समझाया था कि वो बारबक की खानकाह में हाजिर होकर उसकी रूहानी ताकतों से फैजियाब हों और निहायत सुकून और इत्मीनान से मिस्र पर हुकूमत करते रहें। अली नासरी ने एक और हैरान कर देने वाला इंकिशाफ किया, मगर असदुद्दीन शिरको ने हमारी बात को बड़ी हिकारत के साथ जुठलाया, जिसके नतीजे में वो अचानक बीमार पड़े और दुनिया से रुखसत हो गए। ये सब बारबक की बद्दुआओं के असरात थे। अली नासरी का ख्याल था कि जवान साल सलाहुद्दीन अपने चचा की मौत का सबब सुनकर गुस्से से भड़क उठेगा, लेकिन मिस्र के नौउमर वजीर आजम ने गैर मामूली ज़ब्त व तहम्मुल का मुजाहिरा किया और अली नासरी से मुस्कुराते हुए सवाल किया, तुम दोनों बारबक के मोतकिद हो या मुनकिर? अबू जाफिर और अली नासरी के लिए ये बड़ा परेशान कुन सवाल था। उन दोनों के जहन बुरी तरह उलझ कर रह गए थे। अबू जाफिर और अली नासरी बैक वक्त एक ही जाविये से सोच रहे थे कि अगर वो बारबक के मोतकिद होने का इकरार करते हैं तो सलाहुद्दीन उनकी जान बख्शी के वादे से मुकर भी सकता है। इसलिए दोनों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए मसलहत और झूठ से काम लेते हुए कहा, हम दोनों का बारबक से बस इतना ताल्लुक है कि कभी कभी उसकी रूहानी मजलिसों में शरीक हुआ करते थे। हमने उसके अकायद को कभी तस्लीम नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा इस रस्मो राह को दोस्ती का नाम दिया जा सकता है। अबू जाफिर और अली नासरी का झूठ सुनकर सलाहुद्दीन मुस्कुराया। अगर तुम उसकी दोस्ती का इकरार करते हो तो ऐसी मुसीबत के वक्त बारबक की रूहानी ताकत तुम्हारे काम क्यों नहीं आई? अली नासरी ने एक लम्हा जाया किए बगैर नया झूठ तराशा। इसी वक्त तो हमें अंदाजा हुआ कि बारबक की करामतें एक ढोंग है। वो अलल ऐलान कहता है कि मेरा मानने वाला जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी मदद को पहुंच जाऊंगा। हमने भूखा रहकर 3 दिन तक कैद खाने के अंधेरों में बारबक को हजारों बार पुकारा, मगर वो नहीं आया। आखिर हम दोनों इस नतीजे पर पहुंचे कि उसकी रूहानियत एक फरेब है। सलाहुद्दीन उन दोनों की गुफ्तगू से मुतमईन नहीं था। उसका कोई और फरेब बयान करो जिसका मैं अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं। हम बस इतना ही जानते हैं। अब की बार अबू जाफिर बोला, बारबक के हजारों फिदायीन मिस्र में मौजूद हैं, मगर कोई इस राज से आगाह नहीं कि वो फिदायीन कहाँ हैं और किस लिबास में हैं। सलाहुद्दीन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर उसने अली नासरी से एक नया सवाल कर डाला, ये बात किस तरह साबित की जा सकती है कि वो हसन बिन सबा का मानने वाला है? तुम्हारे बकौल बारबक तकरीर का माहिर और अल्फाज का जादूगर है। इस तरह वो अपनी गुमराही से इनकार करते हुए खुद को एक सहीउल अकीदा मुसलमान भी साबित कर सकता है। बेशक वो ऐसा भी कर सकता है, मगर अपनी जन्नत को कहाँ ले जाएगा जो उसने खानकाह के अंदर जेरे जमीन आबाद कर रखी है। ये सुनते ही सलाहुद्दीन के चेहरे पर इत्मीनान का गहरा रंग झलकने लगा, जैसे कोई मुसाफिर भटकते भटकते अपनी मंजिल पर पहुंच गया हो। दूसरे दिन सलाहुद्दीन ने अपने मोतमद खास अमीर इज़ुद्दीन के हाथ बारबक के नाम खसूसी पैगाम भेजा। मुझे मकामी बाशिंदों की जबानी मालूम हुआ है कि आप मिस्र की मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम रूहानी शख्सियत हैं, इसलिए मेरी शदीद ख्वाहिश है कि आप कसरे वजारत में जलवा अफरोज हों और मैं मजहबी अमूर के बारे में आपसे तफसीली गुफ्तगू कर सकूं। मैं बनफ्से नफीस आपके दीदार को हाजिर होता, मगर हुकूमत के कामों की ज्यादती इस मुलाकात में माने है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इन मजबूरियों को नजरअंदाज करते हुए कुछ देर के लिए इतनी जहमत जरूर गवारा करेंगे।
बारबक सलाहुद्दीन का खत पढ़ रहा था और अमीर इज़्ज़ुद्दीन गहरी नजरों से उसकी शख्सियत का जायजा ले रहा था। बारबक एक दराज कामत इंसान था, लंबी सफेद दाढ़ी और जुल्फ नुमा सफेद बाल, उम्र 60-65 साल के करीब, सुर्खो सफेद रंग और मजबूत कसरती जिस्म। अगर बारबक सियाह खिजाब लगा लेता तो वो ज्यादा से ज्यादा 40-45 साल का नजर आता। बारबक को उस उम्र में मजबूत और तवाना देखकर अमीर इज़्ज़ुद्दीन को बहुत हैरत हुई थी। बारबक ने अपने लंबे बालों को बिखरने से बचाने के लिए माथे पर एक सुर्ख पट्टी बांध रखी थी। सलाहुद्दीन का खत पढ़ने के बाद बारबक ने नजर उठाकर अमीर इज़्ज़ुद्दीन की तरफ देखा। बड़ी बड़ी आंखें जिनसे हल्की हल्की सुर्खी नुमाया थी। अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने फौरी तौर पर महसूस किया कि उसकी आंखों में गैर मामूली चमक है जो देखने वाले पर एक खास तासुर छोड़ती है। बारबक ने बड़े बेनियाजाना अंदाज में सलाहुद्दीन का खत अमीर इज़्ज़ुद्दीन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, वजीर आजम मिस्र की खिदमत में मेरा सलाम पेश कर दीजिएगा। मैं उनकी इस इनायत के लिए मशकूर हूँ कि वो मुझसे हुस्ने जन रखते हैं, वरना मैं तो एक गुनहगार और कम इल्म इंसान हूँ, इसलिए गोशे में मुंह छुपाए पड़ा रहता हूँ। सलाहुद्दीन ने बड़ी हैरत से बारबक का जवाब सुना, फिर अपने मोतमद खास अमीर इज़्ज़ुद्दीन से पूछा, तुम्हें खानकाह में क्या आसार नजर आए? अमीर इज़्ज़ुद्दीन ने बताया, बारबक बहुत मामूली कपड़ों में मलबूस था और एक चटाई पर बैठा था। उसे पहली बार देखकर यही तासुर मिलता है कि वो एक तारिकुद दुनिया इंसान है जिसे अहले दुनिया से कोई गरज नहीं। फिर बारबक की वो जन्नत कहाँ है जिसका जिक्र अबू जाफिर और अली नासरी ने किया है? सलाहुद्दीन के चेहरे पर फिक्र तशवीश के आसार नुमाया हो गए। अमीर इज़्ज़ुद्दीन मुस्कुराया, जन्नत? बारबक की खानका तो किसी राहिब की झोंपड़ी नजर आती है। सलाहुद्दीन ने उसके बाद कोई सवाल नहीं किया और अपने मोतमद खास को साथ लेकर कैद खाने जा पहुंचा।